हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतन कुमार है और पिछले लेक्चर में जहाँ तक पढ़े हुए थे उससे आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े हुए थे, 1 मिनट में देख लो आप लोग। करंट का डिफिनीशन देखे हुए थे, वोल्टेज, और फिर उसके बाद पावर देखे हुए थे हम लोग, है ना। फिर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में हम लोग डिफरेंस देखे हुए थे। करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जहाँ पे कहीं पे इंटरव्यू होता है ना, तो उन समय ये सब चीज़ पूछता है कि फाइंड द, मतलब टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, है ना। तो आपको ये सब चीज़ बेसिक आना चाहिए, ठीक है। हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत लोग इसमें नहीं भी, मतलब बोर भी हो रहे हैं। लेकिन जो पहला भी लेक्चर है ना, देखना आप कुछ कुछ चीज़ देखोगे ना, जैसे करंट को हम लोग ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। CURRENT होता है ना, सी से स्टार्ट होता है ना करंट, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा, ऑल्दो ये पूछेगा नहीं लेकिन आपको इंटरेस्ट आएगा ये सब में। तो ये सब चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं आपको, ठीक है। अभी हम लोग को ये देखना है, एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इसका कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की डायरेक्शन में जाएगा तो पावर को डिलीवर करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट आएगा तो पावर को एब्जॉर्व करेगा वो, है ना। एज्यूमिंग जो करंट हम लोग ले रहे हैं वो पॉजिटिव है, करेक्ट है। तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन, जो ये जो क्वेश्चन है इसी में आपका बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम लोग देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द, मतलब पावर डिलीवर्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय ईच एलिमेंट, करेक्ट है। तो इससे पहले हम आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। देखो, कहीं पे भी डीसी नेटवर्क में आपको पावर निकालना होगा ना, तो पावर का फॉर्मूला सबको पता होगा, V/I। ये चीज़ हम लोग डिराइव भी किए हैं। तो पावर निकालने के लिए आपको V भी पता होना चाहिए और I भी पता होना चाहिए, है कि नहीं। दोनों चीज़ पता होना चाहिए। तो कहीं पे अगर वोल्टेज है, जैसे इसमें देख लो, वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं है, करंट का वैल्यू नहीं पता, तो इसका मतलब है कि आपको इस गिवन सर्किट कंडीशन से करंट का वैल्यू निकालना होगा, करेक्ट है। तो V भी चाहिए, I भी चाहिए पावर के लिए। सिमिलरली एक तो ये चीज़ हो गया, याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं AC नेटवर्क होता तो V/I cos थीटा पावर फैक्टर भी चाहिए था, ठीक है। ये अलग बात है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इतने पे ही ध्यान दो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर मान लो कि ऐसा है, बैटरी के बारे में 1 मिनट देख लो आप, ऐसा है, इस टाइप का। सपोज करिए 12 वोल्ट का बैटरी है, तो इस 12 वोल्ट का मतलब क्या हुआ। 12 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि ये देखो, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल का और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है वो चीज़ समझो आप। पॉजिटिव मीन्स हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल, करेक्ट है। नेगेटिव डज नॉट मीन कि इसका जो साइन है वो नेगेटिव है ना, -2 वोल्ट। ये कभी मत समझना कि प्लस है तो +12 वोल्ट और माइनस है तो -12 वोल्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, करेक्ट है। मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 12 वोल्ट होता तो यहाँ पे कितना होता, 2 वोल्ट होता, करेक्ट। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट तो यहाँ पे 2 वोल्ट। सिमिलरली अगर यहाँ पे 14 वोल्ट होता तो यहाँ पे कितना होता, नहीं सॉरी, यहाँ पे 0 वोल्ट होता। डिफरेंस यहाँ पे 12 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे 14 वोल्ट तो यहाँ पे 2 वोल्ट होता है कि नहीं। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए ना, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होना चाहिए। इतना समझ के रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे -12 वोल्ट होता तो यहाँ पे कितना होता, अब बताना। -12 वोल्ट तो हमको लगता है यहाँ पे -24 वोल्ट होता है, करेक्ट है। करके देखना आप लोग। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट, इतना समझ में आ गया। उसके बाद बैटरी में एक कॉन्सेप्ट और भी है कि जितना करंट इधर से जाएगा ना, उतना ही करंट इसमें आना चाहिए, है कि नहीं। ये भी चीज़ समझ के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। उसके बाद एक चीज़ और भी हम तुम लोग को बता रहे हैं। जनरली जब किसी भी नेटवर्क में देखेंगे ना, आगे ये जो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे देखो आप, ऐसा है कि अगर मान लो कोई भी नेटवर्क है, ठीक है। अभी तो हम कुछ इस टाइप का ही लेके चल रहे हैं, ऐसा ही लेके चल रहे, कुछ इस टाइप का नेटवर्क है ना। यहाँ पे भी रेसिस्टेंस आप मान लो, ऐसा है। तो जब तक यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, करेक्ट है, नीचे में रेसिस्टेंस नहीं है, तो आप इसको 0 वोल्ट ही ले सकते हो, करेक्ट। इसको समझ के रखना, ठीक है, बहुत काम आएगा ये जब आगे पढ़ेंगे ना आप लोग नेटवर्क। और जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब में अटकने लगते हो ना आप लोग, तो बहुत जगह आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे जब कमांड रहेगा तो आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको लगता है अभी तक, वो ये है कि अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस कुछ आपको नीचे में नहीं लगे, नहीं दिखे, तो आप यहाँ पे इसको 0 वोल्ट ले सकते हो, करेक्ट।
तो अगर 0 वोल्ट है, तो अगर ये 12 वोल्ट है तो 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, 0 वोल्ट, दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू 12 वोल्ट। करेक्ट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है कि नहीं, 12 वोल्ट। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 12 वोल्ट होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इसको याद रखना, आप 0 वोल्ट ही लेते हैं जनरली। कब याद रखना, कब हम बोल रहे हैं कि 0 वोल्ट लेते हैं, जब यहाँ पे नीचे में कोई रेसिस्टेंस ना रहे। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी सर्किट होता है, रेसिस्टेंस, एक हम सर्किट लेके देखते हैं जिसमें रेसिस्टेंस है, जैसे सपोज करिए ये 12 वोल्ट है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस, ऐसा वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज, ठीक है, ऐसा रेसिस्टेंस, और ये ले ले, इस टाइप का ले ले। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे 0 वोल्ट ले सकते हैं? ठीक है, अगर 0 वोल्ट लो, इस हर जगह 0 वोल्ट लो, तो क्या इसका मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा? फिर तो समझ रहे हो, इसमें तो कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, किसी एक को आप 0 वोल्ट ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरा वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशन है, और इस केस की बात हम बस अभी कर रहे हैं कि जब नीचे में, यहाँ पे नीचे वाले ग्राउंड वायर में यहाँ पे कोई जो न्यूट्रल जो रिटर्न आता है ना, इसमें अगर कोई रेसिस्टेंस ना रहे तो आप डायरेक्ट 0 वोल्ट ले सकते हो। हमको लगता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नेटवर्क में काम आएगा आपको, एक ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज करो 10 वोल्ट रहे, ठीक है, फिर यहाँ पे सपोज करिए 4 वोल्ट रहे, और फिर बोले अब यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? बहुत बार आता है क्वेश्चन, या फिर सेम इस टाइप का नेटवर्क काम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन इसका एप्लीकेशन रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे आपसे बोल दे रेसिस्टेंस है 2 ओम का रेसिस्टेंस है, और 2 एम्पियर करंट बोल जा रहा है, और बोलेगा यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा बताओ। ठीक है, हो सकता है इसका काम आए आपके नेटवर्क में। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? देखो, ये अगर ये 0 वोल्ट है, ग्राउंड है ना, तो 0 वोल्ट है, तो मतलब यहाँ पे ये 10 वोल्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। तो लोअर से हायर पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का गेन हो रहा है ना। छोटा वायर, जो छोटा जो लाइन आपको दिख रहा है, लोअर पोटेंशियल है, लोअर से हायर पे जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा। तो जब भी यहाँ पे इसके बाद पूछे तो 10 से 4 वोल्ट गेन होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 वोल्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो देखो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो 4 वोल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 वोल्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 14 वोल्ट होगा, और ये लंबा वाला लाइन जो है हायर पोटेंशियल पे होगा, इसलिए यहाँ पे 14 वोल्ट होगा। समझ में आया? तो आपको इतना नहीं सोचना है, बस आपको ये देखना है कि अगर इसके डायरेक्शन में अगर देखना है कि पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो डायरेक्ट ऐड कर देना 10 + 4। ठीक है, आगे हम नहीं बताएंगे, ध्यान में रखना 10 + 4 डायरेक्ट। अगर सिमिलरली अगर ऐसा होता यहाँ पे कि इस टाइप का, सपोज करो 4 वोल्ट, तो अब कैसा होता? तो अगर यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। 10 वोल्ट से यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप हो गए, 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? याद रखना ये है ना, ये देखो हायर से लोअर पोटेंशियल पे, प्लस मतलब हायर पोटेंशियल, माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर पे जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो 10 वोल्ट -4 पोटेंशियल का ड्रॉप, मतलब प्लस से माइनस, तो 4 वोल्ट तो ड्रॉप, तो है ना, तो 6 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यही है ना। सिमिलरली इसमें देखो आप 12 वोल्ट है ये, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है ना, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू V = I × R, तो यहाँ पे 4 वोल्ट। ठीक है, I × R। ठीक है, तो प्लस से माइनस पे, तो पोटेंशियल का ड्रॉप तो 12 वोल्ट, और पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ ना प्लस से माइनस पे, तो 4 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। आया समझ में ये चीज़? पोटेंशियल का ड्रॉप, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप, करेक्ट, समझ में आ गया है ना। KVL में ये सब काम आएगा, पढ़ेंगे आगे KVL। ठीक है, अच्छा एक चीज़, मेरे पास कुछ बच्चों का पर्सनली व्हाट्सएप पे या कॉल भी आया कि उनको मतलब चाहिए था कि पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन भी साइड बाय साइड हम स्टार्ट करें। तो है ना, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, और तब जब तक हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि हमको क्या स्टार्ट करना चाहिए, पावर सिस्टम या फिर मशीन। दोनों में से एक स्टार्ट करेंगे हम, है ना। दोनों का जो अगर देखोगे आप ना, तो जो क्वेश्चन आता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो ऑलमोस्ट सेम ही आता है। ठीक है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं तो जिसका ज़्यादा आता है उसी का हम करते हैं। ठीक है, तो आप बताना जो भी जिस चीज़ में ज़्यादा डाउट हो आपको। तो अब हमको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो आप
इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? आपको तो पहले ही बताया कि आपको वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए पावर को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज है, यहाँ पे करंट नहीं पता, यहाँ पे वोल्टेज है करंट नहीं पता, यहाँ पे वोल्टेज है करंट नहीं पता, यहाँ करंट है वोल्टेज नहीं पता, करंट है वोल्टेज नहीं पता, और ये सब चीज़, ठीक है। आपको करना तो है, पता तो करना है आपको। तो देखो आप इसको आप 0 वोल्ट ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ले लिया हम लोग 0 वोल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद 0 वोल्ट लेने के बाद अब यहाँ पे ये 0 वोल्ट हो गया, तो मतलब ये 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट। फिर उसके बाद देखो पोटेंशियल का गेन है माइनस से प्लस, तो 10 से 3 13, यहाँ पे 13, मतलब यहाँ पे 13, ठीक है। तो यहाँ पे 13 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस क्या है, इसके अक्रॉस कितना आ गया, 13 वोल्ट आ गया, करेक्ट। समझ गया ये चीज़? देखो कितना आसान हो गया ये। फिर उसके बाद यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से 2 वोल्ट का ड्रॉप, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 8 वोल्ट, है कि नहीं, 8 वोल्ट, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये 8 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट है ना, मतलब यहाँ पे इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप यहाँ पे ये 8 वोल्ट है, ये तो 0 वोल्ट है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे 0 वोल्ट पे तो 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, और ये कितना है, 13 वोल्ट। तो मतलब अब इसके अक्रॉस कितना होगा, बताना तो आप लोग। यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे इसको हम ऐसे अलग से बना रहे हैं। देखो आप इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये 8 वोल्ट ऊपर वाला, ये 8 वोल्ट है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे 13 वोल्ट है। तो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अब नहीं बता सकते आप लोग। देखो ये तो ग्राउंडेड है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे करिए, 0, तो यहाँ पे 8 वोल्ट और यहाँ पे 13 वोल्ट, तो पोटेंशियल ज़्यादा किधर होगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 5 वोल्ट, यही होगा ना। 8 और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल का गेन तो 8 5 13 वोल्ट यहाँ पे आ गया है ना। या फिर आप ऐसे देखिए, इधर ये 13 इधर 5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज़्यादा तो इसलिए प्लस, ये कम तो इसलिए माइनस, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस यहाँ पे कितना रहेगा, 5 वोल्ट, ठीक है। आ गया, कुछ है ही नहीं, ये कितना आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हो ये। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे देखेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 6 एम्पियर यहाँ पे है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर इधर जा रहा है, 5 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इधर कितना जाएगा, 11 एम्पियर। KCL है ये। KCL क्या था, समेशन ऑफ टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, करेक्ट है ना ये चीज़। तो इसके बारे में तो खैर आगे भी देखेंगे हम लोग KCL KVL, है ना। लेकिन अभी आप ये मान के चलो, 9th 10th में ही पढ़े होंगे आप लोग, कि जितना करंट एक नोड पे आएगा ना, नोड से जाने में मतलब जाने वाला भी उतना ही करंट होगा ना। समेशन ऑफ टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, करेक्ट है ये चीज़। तो 11 एम्पियर। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे हमको करंट इसमें भी पता चल गया, 11 एम्पियर। अब उसके बाद यहाँ पे ये है मतलब 5 एम्पियर इधर है, 5 एम्पियर इधर है, 4 एम्पियर इधर है, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। और एरो का डायरेक्शन आप देखना बढ़िया से, एरो का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखो इस लाइन में 5 एम्पियर है जो कि बाहर जा रहा है ना। तो इधर 4 एम्पियर आ रहा है, तो इसका मतलब इधर 1 एम्पियर और इधर ही आएगा ना, टोटल मिला के 5 एम्पियर होना चाहिए आउटगोइंग, करेक्ट है ये चीज़। तो यहाँ पे 1 एम्पियर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कितना, 11 एम्पियर है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, एक लाइन में उतना सेम ही करंट रहेगा, 11 एम्पियर है, यहाँ पे 1 एम्पियर। तो कहने का मतलब 11 में से 1 इधर चला गया, तो इसमें कितना रहेगा, 10 एम्पियर। अब हमको सारे एलिमेंट के क्रॉस, सारे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के क्रॉस V और I हमको पता चल चुका है। तो अब पावर कैसे क्या करेगा, कौन डिलीवर करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये तो आप कर ही लेंगे, पता कर ही लेंगे आप लोग, हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये आप खुद कॉपी पे करना। और एक चीज़ समझना ये कि पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट अगर बाहर की डायरेक्शन में किसी में आपको दिख रहा है कि जा रहा है, तो पावर को डिलीवर करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल में ये डिलीवर करेगा, है ना। और पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट आ रहा होगा तो पावर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ को आप समझ के रखना, काम आएगा, है ना। और इसको आप चाहो तो कर दो या हम बता दें आपको, ठीक, चलो हम बता ही दें, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि पहले पावर डिलीवर्ड हम लोग देख रहे हैं,
पावर डिलीवर्ड हम एक ही लाइन में कर रहे हैं, अब करिएगा एक एक करके। पावर डिलीवर्ड मतलब क्या, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट बाहर की डायरेक्शन में जाएगा तो वो पावर को डिलीवर करेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की डायरेक्शन में कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो आप, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की डायरेक्शन में कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो एक तो 4 एम्पियर ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, तो 4 × 8 I × V या V × I, ऐसा हो जाएगा ये। फिर उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर इसमें जा रहा है करंट सोर्स में, तो ये कितना होगा, +5 × 5, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाता हुआ इस 6 एम्पियर में भी दिख रहा है हमको, ठीक है, तो प्लस कितना होगा, 13 × 6, करेक्ट है। इन सारे में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना, देख, एक मिनट देख, रुक जाओ, हमको देखने दो वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, बन रहा है वीडियो, तो ऐसा हो गया। तो मतलब इन तीनों में ही देखो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ठीक है, इन पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है इन तीनों में ही। अब हमको देखना है पावर एब्जॉर्ब्ड कितना होगा, पावर एब्जॉर्ब्ड कितना होगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आएगा तो वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आ रहा है ना, तो कितना होगा, 11 × 3। फिर इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आ रहा है तो 10 × 10 V × I। फिर इसमें भी पॉजिटिव, या मतलब यहाँ पे करंट है, कहने का मतलब यहाँ पे भी है, तो मतलब इसमें भी कितना हो जाएगा, +2 × 1। आप देखिएगा कि अगर इन सारे को ऐड करेंगे ना, तो मतलब जैसे ये शुड बी इक्वल टू दिस, है ना, दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि टोटल पावर डिलीवर्ड शुड बी इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड, करेक्ट है ये चीज़। तो इसको थोड़ा करके देखना आप लोग, है ना, और आप खुद भी इस क्वेश्चन को कॉपी पे करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस पे और भी क्वेश्चन आता है, ये सब देखो इसरो में, भारत में, हर जगह ये सब पूछेगा क्वेश्चन आपसे। हम आपको बता रहे हैं ना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप जो है ना कॉन्सेप्ट याद रखना, एक एक चीज़ जितना भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, करेक्ट है। तो इसको मिटा दिया जाए, फिर आगे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी ये पिछले क्लास का ही था, हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लंबा चले सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ना सारा। इसको मिटा दें। अब देखिए हम लोग नेटवर्क में आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, नेटवर्क एलिमेंट क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। आप लोग किस बुक से पढ़ोगे, अगर नेटवर्क पढ़ना होगा तो किसी बुक से पढ़ सकते हो जिससे मन करे, सारा बुक बढ़िया है, ठीक है, प्लस ये लेक्चर, है ना। और हम आपको बता रहे हैं कि चलो ऑल्दो ये मेरा लेक्चर बहुत फैंसी और ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन टेक्निकली कॉन्सेप्ट वाइज ये किसी से भी कम नहीं होगा, है ना, ये आप लोग रियलाइज़ करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखो अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे नेटवर्क में देखो कि 5 एलिमेंट होता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, 5 सोर्स, मतलब 5 चीज़, ठीक है। इन 5 चीज़ के बारे में अगर आपको अच्छे से पता चल गया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना तो जानते हो आप लोग, कब कैसा कहाँ बिहेवियर है किसी भी एलिमेंट का, आपको इतना पता होना चाहिए। तो हमारा ये टारगेट है कि आपको सारा कुछ पता रहे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, है ना, नेटवर्क एलिमेंट क्या क्या है। नेटवर्क एलिमेंट्स, अब हम इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं ब्रॉडली, है ना। अभी जो नेटवर्क आप देखें, नेटवर्क में देखिए कि कुछ एलिमेंट था जो पावर को सप्लाई कर रहा था, कुछ था कि पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, करेक्ट है। तो हमेशा यही होता है पूरे सिस्टम में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी देखोगे ना, तो किसी भी नेटवर्क में कुछ चीज़ पावर को सप्लाई करेगा और कुछ चीज़ पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जो सप्लाई करेगा कंटिन्यूसली दैट विल बी एक्टिव, एंड जो हमेशा कंज्यूम करेगा दैट विल बी पैसिव, ठीक है। तो पूरे पावर सिस्टम को या पूरे नेटवर्क को इंडिया में, वर्ल्ड में, कहीं पे भी हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं ब्रॉडली। एक है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा है पैसिव, ठीक है। ये सब डिफिनीशन अभी हुआ नहीं है पूरा डिटेल, आज हम कम से कम एक्टिव आपको बताएंगे, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट एंड द सेकेंड इज पैसिव। पैसिव में तो आपको शायद पता होगा कि क्या है, आर है, एल है, सी है।
इतना इम्पॉर्टेंट है ना ये एल और सी। जैसे आप देखेंगे ना ट्रांजिएंट में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना। नेक्स्ट क्लास एक दो क्लास और देख लो, एक दो क्लास में एल और सी का इतना ज़्यादा बिहेवियर हम आपको बताएंगे ना कॉन्सेप्चुअली, कि ट्रांजिएंट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से। ठीक है, अब आर में भी होता है, इसको हम लोग कर सकते हैं लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर, ये भी लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। अब ये लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, ये भी प्रॉपर्टीज है जो कि अलग से हमको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज अभी इस टाइम के लिए जस्ट हम आपको बता रहे हैं वैसा एलिमेंट जो v इक्वल टू आई आर को फॉलो करे दैट विल बी लीनियर, और वैसा एलिमेंट जो v इक्वल टू आई आर को ना फॉलो करे दैट विल बी नॉन लीनियर। बताएंगे ये सब चीज़, डिफिनीशन लिखवा देंगे हम। अब एक्टिव क्या है, एक्टिव भी दो टाइप का होता है, एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसा है, तो जो नेटवर्क थोड़ा बहुत पहले पढ़े होंगे तो देखे होंगे, कहीं कहीं होता है जैसे 10 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी, कहीं तो ये हो गया, कहीं कहीं देखते होंगे कि v इक्वल टू मतलब 5i, v इक्वल टू 3i, सोर्स टाइप का है ना, तो वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और इन सब में भी ये जैसे क्या क्या होता है, देखो इसमें 4 पार्ट में हम लोग करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम लोग को देखना है। फिर इंडिपेंडेंट में क्या है, अब कुछ नहीं है, इसमें भी है ना वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इसमें भी क्या है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, है ना, इतना है हमारे पास। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना है पूरे नेटवर्क में, करेक्ट है, इसी का एप्लीकेशन है, इसी का सब कुछ है। ठीक है, तो हम लोग को स्टार्ट करना है। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव एलिमेंट के डिफिनीशन से, और इसी में एक्टिव और पैसिव का साथ ही डिफिनीशन तो साथ ही होगा। ठीक है, मिटा देना इसको, आप लोग लिखते जाना। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट और बाकी सब चीज़ आप लोग लिखते जाइएगा। एल स्टैंड फॉर लीनियर और एन एल इज नॉन लीनियर। ठीक है, इसको लिखते जाइएगा आप लोग। अब उसके बाद देखो एक्टिव एलिमेंट का डिफिनीशन हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट का डिफिनीशन आप लोग भी लिखिए। द एलिमेंट विच सप्लाइज पावर independently up to infinity time, अप टू इन्फिनिटी टाइम। अप टू इन्फिनिटी टाइम लिखना बहुत जरूरी है ना, ये मत, बहुत लोग तो ये बोलते हैं ना कि जो पावर को सप्लाई करे दैट विल बी एक्टिव एलिमेंट, नहीं, अप टू इन्फिनिटी टाइम लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इसका रीजन अभी हम बताएंगे, पहले डिफिनीशन लिख लो। द एलिमेंट विच सप्लाइज पावर इंडिपेंडेंटली अप टू इन्फिनिटी टाइम, और ये पहला डिफिनीशन हुआ है ना, दो डिफिनीशन है एक्टिव एलिमेंट का, ये पहला डिफिनीशन हुआ है ना। एंड द सेकेंड डिफिनीशन इज विच हैज इंटरनल एम्प्लीफिकेशन कैपेबिलिटी, है ना। मतलब ये क्या है इसमें कि जिसमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो, मतलब इनपुट में जितना पावर हो आउटपुट में उससे ज़्यादा पावर हो, करेक्ट है, तो वैसा एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट होगा। ये दोनों डिफिनीशन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। और पैसिव एलिमेंट का ये तो एक्टिव एलिमेंट का डिफिनीशन आप समझ गए, ठीक है। इसको आप लिख भी, थोड़ा इसको पॉज करके लिख लेना इसको, है ना। फिर उसके बाद देखो इसमें पैसिव एलिमेंट का डिफिनीशन क्या होगा। एक्टिव एलिमेंट का डिफिनीशन समझ गए, पैसिव एलिमेंट का डिफिनीशन क्या हुआ। द एलिमेंट विच कैन नॉट सप्लाई पावर, है ना, विच कैन नॉट सप्लाई पावर अप टू इन्फिनिटी टाइम, जैसे इंडक्टर कैपेसिटर है, तो उसके बारे में देखेंगे, पहले डिफिनीशन लिख लीजिए आप। द एलिमेंट विच कैन नॉट सप्लाई पावर अप टू इन्फिनिटी टाइम, और विच कैन नॉट सप्लाई पावर एट ऑल, है ना, और विच हैज नॉट एनी इंटरनल एम्प्लीफिकेशन कैपेबिलिटी, जैसे ट्रांसफॉर्मर हुआ, ठीक है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, तो वैसा एलिमेंट जो है ना
पैसिव एलिमेंट होगा। तो ठीक है, पैसिव एलिमेंट का डेफिनेशन समझ गया, द एलिमेंट विच कैन नॉट सप्लाई पावर इंडिपेंडेंटली अप टू इन्फिनिटी टाइम और विच हैज नॉट एनी इंटरनल एम्प्लीफिकेशन कैपेबिलिटीज आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, लिख चुके होंगे आप लोग ये इन दोनों का डेफिनेशन, एक्टिव और पैसिव का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखो अब डेफिनेशन के हिसाब से हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखिए आप एग्जाम्पल, जैसे ऐसा है कि इस टाइप का एलिमेंट देखो, ये कुछ देखिए आप 10 वोल्ट और 2 ओम, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा 5 एम्पियर का करंट इधर तो फ्लो होते रहेगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं ये चीज़, हमेशा इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होते रहेगा। तो ये ऐसा, तो इसमें कोई टाइम तो आपको दिख नहीं रहा है ना, तो ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 10 वोल्ट का बैटरी क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो जो बैटरी होता है, वोल्टेज सोर्स हुआ, करंट सोर्स हुआ, ये सब जो चीज़ है ये एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, वो हमेशा पावर को सप्लाई करते रहेगा। तो एक्टिव एलिमेंट का डिफिनीशन हम आपको मतलब कुछ ये बता रहे हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, अभी इतना समझ में आ गया। जैसे करंट सोर्स ही रहता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझिए 5 एलिमेंट का 5 एम्पियर का रहता है। ठीक है, और ये 5 ओम है, तो ये तो हमेशा इधर करंट सप्लाई करते ही रहेगा ना 5 एम्पियर। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस 5 एम्पियर सोर्स इज एक्टिव एलिमेंट, करेक्ट है, हमेशा सप्लाई करते रहेगा। सिमिलरली एक वैसा एलिमेंट हम देखते हैं जो हमेशा नहीं सप्लाई करता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हम इधर एक्टिव एलिमेंट का मतलब एग्जांपल लिखते जाएंगे। एक्टिव मतलब जो है ना, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर एक्टिव एलिमेंट। फिर आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम ऐसा करें, मान लो एक इंडक्टर है, इंडक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमको लग रहा है कि इतना तो आपको पता होगा, इंडक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंडक्टर नेक्स्ट लेक्चर का है ना, इसके जस्ट बाद हम लोग पैसिव एलिमेंट के डिफिनीशन पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे इंडक्टर को ऐसे करते हैं, सपोज करो इसमें 10 जूल का एनर्जी पहले है ना, या कुछ करंट है, इंडक्टर को चार्ज करते हैं ना हम लोग, याद होगा ना, इंडक्टर कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए 10 जूल का एनर्जी है इसमें, और हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाए। ठीक है, तो रेसिस्टेंस, अब क्योंकि ये एनर्जी है इंडक्टर के पास, तो ये कुछ ना कुछ करंट को सप्लाई करेगा, है कि नहीं? तो करंट को सप्लाई तो कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस में जितना भी करंट जाएगा ना, उसको वो हीट के फॉर्म में, पता होगा आपको, हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है ना, बर्बाद कर देता है ना। रेसिस्टेंस एक वैसा एलिमेंट है जो हीट को खाली बर्बाद करता है, मतलब जो उसमें जो एनर्जी होता है खाली बर्बाद करता है। ठीक है, बर्बाद हम नहीं बोल सकते उसको, मतलब जैसे उस हीट को डिसिपेट करता है, इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। ठीक है, ये समझ सकते हो आप, है ना। अब अच्छा एक बात बताओ, इन जनरल हम तुमसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता, कि देख के कैसे बताते हो कि कौन सा एलिमेंट रेसिस्टिव है, कौन सा एलिमेंट इंडक्टिव है ना। तो जो एलिमेंट देख, मतलब जलने पे जैसे ऑन करेंगे ना, तो वो रेड हो जाए, पूरा फिलामेंट जैसे रेड हो जाए कंप्लीटली, दैट एलिमेंट इज रेसिस्टिव, करेक्ट है। जैसे हीटर वूटर होता है ना, तो अब जैसे देखो, जैसे अब पूरा रेसिस्टिव अगर है तो पूरा लाल हो जाएगा, तो लाल मतलब पूरा जल रहा है ना, ऑन हो रहा है, तो पूरा हीट को डिसिपेट करेगा वो। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस पूरा हीट को डिसिपेट करते जाएगा, तो जितना इसमें एनर्जी है, हीट भी तो एनर्जी है ना, तो इसको हीट के फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जितना एनर्जी इसमें था वो पूरा रिलीज कर चुका होगा। तो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम मतलब कितना टाइम होता है, वो एक होता है सेटलिंग टाइम, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कंट्रोल सिस्टम की बात है ना। तो उस टाइम के बाद क्या होगा कि जितना एनर्जी है वो तो डिसिपेट कर चुका होगा ये, उसके बाद तो I = 0 होगा, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी को डिसिपेट कर चुका होगा। हाँ, ऑल्दो ये एनर्जी ये ट्रांसफर कर रहा है थोड़े टाइम तक, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। तो इसीलिए इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो है ना, इंडक्टर एंड कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट नहीं है। सेम कैपेसिटर में भी होता है, कैपेसिटर में भी होता है ये ऐसा कुछ, इसमें कुछ एनर्जी है 10 जूल का, तो ये सप्लाई करेगा, लेकिन इन्फिनिटी टाइम तक नहीं, इन्फिनिटी टाइम में करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना एनर्जी है वो इसको लूज कर चुका होगा, इसको बर्बाद कर चुका हुआ है ना, डिसिपेट कर चुका होगा रेसिस्टेंस। याद रखना, रात में ही मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था,
ट्रांजिएंट में उसको प्रॉब्लम थी और उसको इसी से था प्रॉब्लम, इसी में प्रॉब्लम थी कि हाँ सर t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा। तो एक सिंपल सा फंडा है ना, अगर सर्किट में खाली इंडक्टर रहे और रेसिस्टेंस रहे, कोई वोल्टेज सोर्स ना रहे, कोई करंट सोर्स ना रहे, तो उस केस में हमेशा स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट कहने का मतलब बहुत टाइम के बाद, स्टेडी स्टेट में इन्फिनिटी पे, मतलब स्टेडी स्टेट कहने का मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब स्टेडी स्टेट मतलब बहुत टाइम के बाद, मतलब इन्फिनिटी टाइम ले सकते हो उसको आप। तो स्टेडी स्टेट में करंट शुड बी जीरो, है ना, हमेशा, मतलब फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं इस सेंटेंस को, जब भी इंडक्टर या कैपेसिटर रहे, सर्किट में खाली रेसिस्टेंस रहे, कोई वोल्टेज सोर्स ना रहे, कोई करंट सोर्स ना रहे, तो स्टेडी स्टेट में करंट विल बी जीरो ऑलवेज। ठीक है, याद रखें, इसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट नहीं हुआ, है ना, समझ गए ये चीज़। तो ये पहला जो डिफिनीशन था ना, विच शुड सप्लाई पावर अप टू इन्फिनिटी टाइम, उस पे ये हम इतना डिस्कस किए। ठीक है, अब सेकेंड डिफिनीशन पे करते हैं डिस्कस। ठीक है, अब सेकेंड डिफिनीशन क्या है? तो सेकेंड डिफिनीशन ये था कि विच हैज़ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन कैपेबिलिटी। अब देखो क्या है, जैसे आप ओप एम्प देखते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा अभी। ठीक है, क्योंकि जब इकट्ठे तो नहीं पढ़ सकते ना, ये है ना, धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे आपको। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है सिलेबस में, आपके जेई के सिलेबस में। ओप एम्प है, अगर मान लो यहाँ पे वी आई है, तो वी आउटपुट यहाँ पे क्या होता है, ए इंटू वी आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी आउटपुट तो ज़्यादा हो गया ना, वी आउटपुट ज़्यादा हो गया तो पावर आउटपुट भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, है ना। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आउटपुट पे इनपुट से ज़्यादा, अगर मान लो इनपुट पे पावर पी आई है, आउटपुट पे पावर पी आउटपुट है, तो पी ओ इज ग्रेटर देन पी आई, मतलब ये ओप एम्प क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट में ओप एम्प भी आ गया। फिर उसके बाद देखें आप, ठीक है, उसके बाद एक और भी एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ये सब पूछता है यार, ये आपके एसएससी का क्वेश्चन है ना, जेई का क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद देखो आप, ओप एम्प छोड़ो, आप ट्रांजिस्टर देखो, बीजेटी जैसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है, मान लो ये आईबी है और ये ऐसी, तो ऐसी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू आई बी, ऐसी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, करेक्ट है। और बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 50 होता है जनरली, आपको पता ही है ये चीज़। तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट पे जो है ना, करंट तो ज़्यादा हो गया ना, ऐसी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, जितना इनपुट पे है आउटपुट पे तो बीटा टाइम्स ज़्यादा है, तो आउटपुट पे पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बीजेटी जो है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। याद रखना ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेटी भी एक्टिव एलिमेंट हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर के बारे में क्या ख्याल है आपका, है ना, ट्रांसफार्मर क्या है, एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है? तो ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो दो लाइन है ना, कोर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक कोर कपलिंग को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली ये। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे V1 करेंट I1, यहाँ पे V2 और करेंट यहाँ पे सपोज करिए I2 है। ठीक है, तो आपको पता है V1 मतलब V1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बाय I1 इक्वल टू V2 बाय I2, या फिर आप छोड़ो इसको, V1 बाय V2 इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं, I2 बाय I1 होता है, पता है आपको ये चीज़। ठीक है, ट्रांसफार्मर में बेसिक तो पता ही होगा आपको। कहने का मतलब इसको V1 I1 इक्वल टू V2 इंटू I2 लिख सकते हैं, मतलब P1 इक्वल टू P2 लिख सकते हैं आप लोग। मतलब इनपुट पे जितना पावर है उतना ही पावर आउटपुट पे है। तो क्या कोई एम्प्लीफिकेशन हुआ? नहीं हुआ एम्प्लीफिकेशन। कहने का मतलब क्या ये ट्रांसफार्मर एक्टिव एलिमेंट है? नहीं। तो ट्रांसफार्मर एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ट्रांसफार्मर एक्टिव एलिमेंट नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। ट्रांसफार्मर क्या हुआ? एक्टिव एलिमेंट नहीं है। हमको लगता है समझ में आ रहा होगा इतना ये सब चीज़। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही आपको कुछ चीज़ पूछा जा सकता है जिसमें आपको आउटपुट पे पावर ज़्यादा मिले वो एक्टिव एलिमेंट होगा, जिसमें आउटपुट पे पावर ज़्यादा ना मिले, सेम ही रहे, दैट विल बी, मतलब जैसे कि ट्रांसफार्मर, तो वो पैसिव एलिमेंट होगा। ठीक है, एक्टिव नहीं होने का मतलब पैसिव। ठीक है, दो ही में कैटेगराइज करते हैं, वन इज एक्टिव, अदर इज पैसिव, है ना। तो अगर कोई एलिमेंट एक्टिव नहीं है तो वो हमेशा पैसिव होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स। एक्टिव एलिमेंट अभी हम लोग को देखना, अब वोल्टेज सोर्स देखने हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, एक होता है आइडियल एंड अनदर इज प्रैक्टिकल। वोल्टेज सोर्स एक आइडियल एंड द सेकेंड इज प्रैक्टिकल, ठीक है। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिफिनीशन अब आपको बता रहे हैं, ठीक है। डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है कि इफ मतलब इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, लोड वोल्टेज should not depend upon load और लोड करंट। समझ रहे हो इसका मतलब, आप समझ रहे हैं ये चीज। लोड वोल्टेज शुड नॉट डिपेंड अपॉन लोड और लोड करंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोड वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टिव है तो, और करंट, ठीक है। देखो इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। एक्टिव मतलब सॉरी, आइडियल में क्या है, लोड वोल्टेज शुड नॉट डिपेंड अपॉन लोड और लोड करंट। लोड इलेक्ट्रिकल में लोड करने का मतलब आप करंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लोड मतलब ज्यादा करंट, कम लोड कहने का मतलब कम करंट, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो लोड कहने का मतलब नो करंट, पावर सिस्टम में काम आएगा ये। नो लोड मतलब नो करंट, ज्यादा लोड कहने का मतलब ज्यादा करंट। तो लोड ज्यादा मतलब करंट ज्यादा, और करंट ज्यादा मतलब रेसिस्टेंस कम, है ना। तो ज्यादा लोड कहने का मतलब कम रेसिस्टेंस, समझना ये चीज। लोड ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, याद रखना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा लोड कहने का मतलब बहुत लोग बोल देते हैं कि रेसिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। आइडियल मतलब अब हम आपको समझा रहे हैं क्या होता है। इस डिफिनीशन को तो लिख ही चुके होंगे, अब इस पॉज करके ये सब लिख लेना। और हम आपको बहुत लंबा चौड़ा नोट्स मोटा कॉपी हम नहीं भरवाएंगे आपको, ठीक है। जितना पढ़ाएंगे इसी में से क्वेश्चन रहेगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। शो ऑफ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। देखो यहाँ पे क्या है, आइडियल क्या है। आइडियल मतलब क्या होता है कि जैसे परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आइडियल मतलब ये डिफिनीशन लिख चुके होंगे आप लोग, है ना। देखो ये है कि जैसे कोई मार्केट से आप कोई मान लो कि बैटरी खरीदने के लिए गए, 12 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाए, वो भी तो वोल्टेज सोर्स है। 12 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाए, ठीक है। और घर पे आए, और घर पे चाहे कोई भी लोड लगा रहे हैं आप, हीटर लगा रहे हैं आप, बल्ब लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अक्रॉस 12 वोल्ट ही आए। कहने का मतलब जितना वोल्टेज आप वहां से बोल के दिया उतना ही घर पे आप कोई भी लोड लगा रहे हैं तो उसके अक्रॉस आ रहा है, मतलब वो आइडियल है ना। अब आप ये बताओ कि अगर बैटरी है 12 वोल्ट होगा, इंटरनली जनरेटेड होगा, और कोई भी लोड लगाओ, जैसे ऐसा है, सपोज करिए ये बैटरी है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी लोड लगा रहे हैं आप, तो इसके अक्रॉस उतना ही आ रहा है। सपोज करिए ये 12 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तभी तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है ना। अगर रेसिस्टेंस होता तो यहाँ पे ड्रॉप होता है कि नहीं। तो मतलब आइडियल मतलब ये होता है कि जितना वोल्टेज आप बोल के दिया उतना ही वोल्टेज लोड पे है। कहने का मतलब इसको आप दूसरे लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं, लैंग्वेज यही मतलब दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि एनी लोड मतलब एनी वोल्टेज सोर्स विच हैज नॉट एनी इंटरनल रेसिस्टेंस, है ना, कोई रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, है ना, तो वो आइडियल है। तो इसमें डिफिनीशन में और भी लिख सकते हैं, और विच हैज नॉट एनी इंटरनल रेसिस्टेंस, विच हैज नॉट एनी इंटरनल रेसिस्टेंस, दैट इज एक्टिव एलिमेंट, करेक्ट है, सॉरी आइडियल एलिमेंट। और प्रैक्टिकल में होगा इंटरनल रेसिस्टेंस। तो आइडियल के बारे में और भी देखिए, आप इसको मिटा दे रहे हैं हम, ये लिख लेना पॉज करके, ठीक है। तो यहां पे देखना, जैसे देखो आइडियल के बारे में देखिए, अब वोल्टेज है
और यहाँ पे ये लोड है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी लोड दीजिए R, ठीक है। यहाँ पे देखो आप कोई भी लोड चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट जो इधर से आएगा वो चेंज होगा। लोड चेंज होने का मतलब करंट इंक्रीज और डिक्रीज है कि नहीं। 1 एम्पियर दे, वो 1 ओम दे कुछ करंट, 2 ओम दे उससे कम, 4 ओम दे उससे कम, है ना। तो करंट चेंज होते जाएगा, करंट चेंज होगा यहाँ पे जब रेसिस्टेंस चेंज होगा तो। लेकिन अगर यहाँ पे जितना वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं, तो सेम यहाँ से यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस आएगा, है ना। यहाँ पे कितना भी करंट है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे देखिए कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस, कोई इंटरनल रेसिस्टेंस है ही नहीं। लोड को आप चेंज करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस में ही तो ड्रॉप होता ना, तो ड्रॉप होने के लिए कोई इंटरनल रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो जितना भी यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे उतना ही यहाँ पे आएगा। करंट चेंज हो सकता है लेकिन वोल्टेज तो इतना ही आएगा, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस है ही नहीं जिसमें ड्रॉप होगा। कहने का मतलब अगर हमको VI कैरेक्टरिस्टिक इसका ड्रॉ करने के लिए बोले तो इसमें क्या होना चाहिए। अब रेसिस्टेंस को अगर अब को बोलो तो हम एग्जांपल के साथ समझा दे रहे हैं। सपोज करिए V है, हम R को इन्फिनिटी लेते हैं, R इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट, ओपन करें तो भी तो यहाँ करंट 0 है, तो कोई ड्रॉप तो है नहीं, तो यहाँ पे वोल्टेज V ही रहेगा ना, है कि नहीं। अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट, और यहाँ पे V वोल्ट है तो यहाँ पे V वोल्ट। तो अगर R अगर इन्फिनिटी है तो करंट 0 है और वोल्टेज इसके क्रॉस कितना है, V ही है, तो V लोड है ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V ही है, 0 करंट पे लोड वोल्टेज V ही है। सिमिलरली आप सपोज करिए हम 1 ओम का रेसिस्टेंस लगाते हैं, R = 1 ओम, तो अब इसके थ्रू करंट कितना होगा, I = V/1, इतना करंट आएगा। लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V ही रहेगा ना, कोई ड्रॉप ही नहीं है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V ही है। मतलब ऐसे आप कुछ भी करते जाएंगे ना तो वोल्टेज V ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। करंट आप चेंज करते जाएंगे तो वोल्टेज ऐसा ही रहेगा। ये समझ में आ गया ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, VI कैरेक्टरिस्टिक। अब बहुत लोग इस पे ये डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देना, ठीक है। बहुत लोग इस पे ये डिस्कस करते हैं ना कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इधर भी आना चाहिए। बहुत लोग ऐसा डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमको नहीं लगता ये इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है, इधर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे इधर आएगा तो इधर आने का मतलब क्या है, करंट नेगेटिव। करंट नेगेटिव कहने का मतलब ये ऐसा है ना, करंट पॉजिटिव करंट अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नेगेटिव करंट मतलब अपोजिट करंट, तो करंट नेगेटिव मतलब अपोजिट। तो ऐसा करंट मतलब पावर ये डिलीवर कहाँ कर रहा है, अब तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक्टिव एलिमेंट कहाँ हुआ, ये करेक्ट है, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना तक ही होना चाहिए, ठीक है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा, ये आइडियल है, ठीक है। प्रैक्टिकल अगर होता, आइडियल VI कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है। अब प्रैक्टिकल VI कैरेक्टरिस्टिक अगर होता तो कैसा होता, प्रैक्टिकल VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए। देखो ये ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या, प्रैक्टिकल मतलब वोल्टेज सोर्स। आइडियल तो देख चुके प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल मतलब वही है कि कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होना चाहिए, है ना। मतलब जैसे 12 वोल्ट का बैटरी वहाँ पे लाए आप, लेकिन घर पे जो भी लोड लगा रहे हैं तो अलग अलग आ रहा है उसमें लोड के क्रॉस वोल्टेज, तो प्रैक्टिकल है। तो जैसे मान लो ये वोल्टेज V है, कुछ इसमें रेसिस्टेंस होना चाहिए, R in आप मान लो, ठीक है, और ये R, ये मान लो कि ये लोड है VL, है ना, इसके क्रॉस वोल्टेज VL है और ये मान लो लोड रेसिस्टेंस है। तो अगर इसमें करंट I है ना, तो करंट है ना, किसी एक RL के लिए करंट रहेगा, तो ये कितना होना चाहिए, ये 0। हम आपको पहले ही बताया कि अगर नीचे में रेसिस्टेंस नहीं है तो 0 वोल्ट ले सकते हैं आप, तो 0 है ये, इसका मतलब यहाँ पे V, करंट का डायरेक्शन ऐसा, तो R in into I, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो VL को आप ऐसे लिख सकते हैं, V - I into R in, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लोड वोल्टेज को आप ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट है। मतलब अब आप यहाँ पे देखिए, लोड वोल्टेज जो है जैसे जैसे करंट चेंज होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो लोड वोल्टेज वैसे वैसे डिक्रीज होगा, करेक्ट है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे लोड वोल्टेज डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं ये चीज़। तो मतलब ये है कि ये मान लो ये I है और ये सपोज करिए VL है,
तो आई अगर हम लोग जीरो रखते हैं तो वी एल इक्वल टू क्या होगा, वी होगा, ये सेकेंड वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। आई अगर जीरो तो वी एल इक्वल टू वी, तो वी एल इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी। आई इक्वल टू 1 करें तो वी माइनस आर इन, आई इक्वल टू 2 करें तो वी माइनस 2 आर इन, है ना। तो आई जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो ये डिक्रीज करते जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज़, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, डिक्रीजिंग। अब देखो कुछ कुछ चीज़ और भी बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। देखो ये और भी चीज़ है इसमें कि आप आइडियल लो या प्रैक्टिकल लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, और V इक्वल टू आई आर कहने का मतलब ये है ना कि ओरिजिन से जाता ना, यही है ना। तो आइडियल सोर्स वोल्टेज सोर्स देखो या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखो, तो कोई भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि नन ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स आर लीनियर, है कि नहीं। तो वोल्टेज सोर्स आर नॉन लीनियर, याद रखना ये हमेशा, वोल्टेज सोर्स आर नॉन लीनियर, हमेशा याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आप लोगों से क्वेश्चन ये, वोल्टेज सोर्स आर नॉन लीनियर। फिर से एक बार, वोल्टेज सोर्स आर नॉन लीनियर, करेक्ट। अब एक चीज अगर हम लोग यहां पे देखें तो डिफरेंशिएट हो गया इतना, ठीक है। अब इसी को एनालिसिस करना हमको। अब डिफरेंशिएशन देखें, डी वी एल बाय डी आई विथ रिस्पेक्ट टू आई अगर डिफरेंशिएट करें तो ये कितना होगा, ये कितना है, जीरो। वी तो कांस्टेंट ही होगा ना, ये तो वी तो कांस्टेंट ही है ना। अब माइनस आई इंटू आर एल, तो ये कितना रहेगा, माइनस आर इंटू माइनस आर इन, है ना। तो मतलब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, इस ग्राफ को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन के जो बाद आएगा वो निगेटिव ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा, है ना, निगेटिव ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। स्लोप है ये, स्लोप डिक्रीजिंग ही है ना, तो निगेटिव ही आना चाहिए थोड़ा, है ना। जो डिप्लोमा एसएससी वाले हैं थोड़ा समझना, इसको कॉपी पे करना। डिफरेंशिएशन आता है आपको, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता ना तो आपसे हम आपको इतना बोले ना कि आप बस इतना करिएगा आप लोग कि कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है, आप इसका एक लेक्चर ले लीजिए, ठीक है। आपको कुछ भी जितना आसान से आसान हो सकता है ना, जितना टफ से टफ हो सकता है ना, आप मेरे से पूछना, हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप देख चुके हैं, है ना। और ये आपको समझ में आ चुका है कि नन ऑफ दी सोर्सेज आर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, है ना। फिर उसके बाद आप ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं, ये सब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब इसका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्लास में थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग कॉपी पे करते रहना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये बताना कि कौन सा करना है कोर सब्जेक्ट में, ठीक है। थैंक यू।